जो बाकी आपके पास लोकेशन दी हुई है वो दूसरे रिसेप्टर्स की है। जैसे नॉन हेरी पार्ट में कौन सा होता है? मेसेनस कॉर्पस्कल्स होते हैं। इसके अलावा बीनीथ द स्किन कौन से होते हैं? पेक्सिनियन होते हैं। फिर हेरी और नॉन हेरी दोनों में कौन से होते हैं? मर्कल्स होते हैं। ठीक है, हर रिसेप्टर की अपनी जगह है और हर रिसेप्टर का अपना फंक्शन है। उसने अपने ही जो सेंसेशन है उसको सेंस करना है, उसका स्टिमुलाई रिसीव करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेबर लाइन प्रिंसिपल क्या होता है? कौन सा बच्चा बता रहा है जी इसका आंसर? लेबर लाइन प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, जब हम कह रहे हैं कि हम अभी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हर रिसेप्टर ने अपना स्पेशल किस्म का जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करना है, उसको सेंस करना है। इन स्पेशल जो रिसेप्टर्स हम कह रहे हैं सेंसेशंस, जैसे पेन, टच, साइट, कोल्ड, वार्मथ, या इस तरह की जो हर एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिक सेंसेशन है, इसको हम बोलते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। अब इस स्पेसिफिसिटी को एक टाइप के आपके पास जो सेंसेशन है उसको नर्व फाइबर लेके जा रही है आपके ब्रेन तक, सेंस जो भी उसने सेंस किया है उसको सिग्नल ब्रेन तक लेके जा रही है। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है ना, कि अगर पेन का आपको पेन फील हुई है तो आपके ब्रेन में जाएगा कि मुझे यहाँ पे पेन फील हुई है। अगर आपको किसी ने टच किया तो आपको ब्रेन को सेंसेशन जाएगी कि यहाँ पे टच हुआ है। अगर कोई पेन, अगर जैसे कोल्ड है, अगर कुछ ठंडा लगा है तो आपके ब्रेन को ये जाएगा कि ठंडा। ऐसे नहीं होगा कि आपकी बॉडी को कुछ ठंडा लग रहा है और आपके ब्रेन में जो है वो सिग्नल जा रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे पेन हो रही है। तो स्पेसिफिसिटी जो है नर्व फाइबर्स की, कि एक स्पेसिफिक लाइन को फॉलो करते हुए, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को फॉलो करते हुए वो सिग्नल लेके जाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर चार्ली ठीक था। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ना कहीं भी, वो पूछ ले। अच्छा, समेशन ऑफ इम्पल्सेस, अभी हमने जैसे इसका अल्फा ऑप्शन में समेशन बोला हुआ है। समेशन अभी हमने पहले पढ़ा, क्या होता है कि डिफरेंट नर्व इम्पल्सेस जो आ रही हैं थ्रेशोल्ड तक जो नहीं पहुंची, उन सबको इकट्ठा करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने के लिए जो हम सारे सिग्नल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सम अप कर रहे हैं, वो समेशन है। लैटरल इनहिबिशन क्या होती है कि जब आपका सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, न्यूरॉन से पास हो रहा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि एक हम चाहते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास हो जाए, लेकिन अगर वहां पर थर्ड और फोर्थ न्यूरॉन भी प्रेजेंट है तो सिग्नल वहां पे भी ट्रैवल कर सकता है, लैटरली भी मूव कर सकता है। उस चीज को शार्प बनाने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम में ही ऐसा होता है कि लैटरल साइड पे जो सारी डेविएशन हो रही है नर्व इम्पल्सेस को, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। जो हमारा सिग्नल है उसको एक ही साइड पे फोकस रखा जाता है ताकि शार्प सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में क्या है कि आपका जो सेंसर्स है ना, जो रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके राइट हैंड पे कोई पेन होती है, तो आपके ब्रेन पे पास जो इम्पल्सेस हैं वो जाएंगी और वो ब्रेन को यही बताएंगी कि राइट हैंड पे जो है वो पेन फील हो रहा है, ना कि लेफ्ट हैंड पे। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में क्या है कि वो आपको बता रही होती है कहाँ से सिग्नल आ रहा है, कहाँ पे जो है सेंसेशन फील हो रही है। राइट पे हुआ है तो आपके ब्रेन को यही पता चलेगा कि राइट पे कोई सेंसेशन फील हुई है, लेफ्ट पे नहीं हुई। ठीक है, अच्छा जी। अब ये ट्रैक्ट्स वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है कि डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस साइनैप्स कहाँ करता है? तो ये इसका इजी क्वेश्चन, इजी आंसर था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं, न्यूक्लियस क्यूनेट और ग्रेसिलस, वहां पर ये साइनैप्स करता है, ग्रेसाइल न्यूक्लियस और क्यूनिएट। तो चार्ली आंसर था। बाकी सारे सिर्फ पोजीशंस बताई हुई हैं, पॉन्स में है, मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस में है, सुपीरियर इंफीरियर कॉर्टिकल्स में। तो यहाँ पर वो नहीं करता, उसकी पोजीशन साइनैप्स की कहाँ पर होती है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, और वहां पे भी स्पेसिफिकली क्यूनिएट और ग्रेसाइल न्यूक्लियस उसने बता दिया। अच्छा जी, सिक्स्थ क्वेश्चन है सेंसेशन दैट आर नॉट कैरिड बाय एंट्रोलैटरल सिस्टम। अच्छा, अब जो आपको एंट्रोलैटरल सिस्टम है वो कौन कौन सी सेंसेशंस लेके जा रहा होता है? पेन, थर्मल सेंसेशंस यानी वार्मथ की या कोल्ड की, ठंडा गर्म लगने की जो सेंसेशन है वो भी, क्रू टच की, आपको जो टिकल और एच होती है उसकी भी, और सेक्सुअल सेंसेशंस होती हैं वो भी, सारी की सारी कौन कैरी करता है? एंट्रोलैटरल सिस्टम आपका। तो इसमें कौन सी नहीं थी? इसमें विजुअल नहीं थी, तो दैट इज नॉट कैरिड बाय एंट्रोलैटरल सिस्टम। अच्छा, which of the following is related to speech? आपका ब्रेन जो है, आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया होता है।
उस हर रीजन का अपना फंक्शन है, हर रीजन को नाम दिया हुआ है, हर रीजन को नंबर दिया हुआ है, ब्रॉडबैंड नंबर दिया हुआ है, और हर रीजन का अपना फंक्शन हमने कह दिया होता है। अब कौन सा है जो कि स्पीच से रिलेटेड होता है, दैट इज वर्निक्स एरिया। ठीक है, अल्फा ऑप्शन। बाकी प्री फ्रंटल आपकी मोटर एक्टिविटी से है, फ्रंटल आई फील्ड जो है वो फ्रंटल लोब में है और दैट इज रिलेटेड टू योर विजन। इस तरह प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू योर विजन। ठीक है, वर्निक्स एरिया जो है वो आपकी स्पीच से रिलेटेड होता है, बोलने से रिलेटेड होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी ऑफ ब्रेन टू सप्रेस पेन सेंसेशन इज। कौन बता रहा है इसका आंसर? ये तो एनाल्जेसिया। easy- हाँ, एनाल्जेसिया। अच्छा, एनाल्जेसिया क्या होता है कि जब आपको कोई पेन फील हो रही है तो आपके ब्रेन क्या करता है कि उस सेंसेशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है। बाद टाइम, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है तो वो सिग्नल को सप्रेस करता है। इस चीज को हम बोलते हैं एनाल्जेसिया। इसके अलावा जो दूसरे रेफर्ड पेन में क्या होता है कि आपको कभी ऐसी कोई नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से एक मेजर पेन तो हो रही है, लेकिन उसकी वजह से आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो जॉ में पेन हो रहा है, ठीक है, जॉ की पेन की वजह से आपके हेड में भी जो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड रेफर्ड पेन, कि जॉ की पेन की वजह से आपको रेफर्ड पेन ब्रेन में हेड में हो रहा है। ठीक है। हाइपरएल्जेसिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी छोटा सा स्टिमुलस भी होगा तो उनको काफी ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है? अच्छा, शिंगल्स में क्या है कि एक वायरस होता है, हर्पिस वायरस, वो आपके डोर्सल रूट गैंग्लियन को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर डोर्सल रूट गैंग्लियन जिस जगह को सप्लाई करे ना, जिस डर्माटोम को, जिस पार्ट ऑफ द स्किन को सप्लाई करे, वहां पे आपको स्वेयर पेन फील होगी, तो इट इज कॉल्ड शिंगल्स। ठीक है, हर्पिस जोस्टर होता है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था कि स्पाइनल कॉर्ड की लीजन होती है, कंप्लीट कॉर्ड लीजन भी हो सकती है, हाफ कॉर्ड लीजन भी हो सकती है, सिर्फ इंटीरियर हॉर्न्स में भी होती है, पोस्टीरियर हॉर्न की भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस टाइप की इंजरी है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे जैसे पोलियो होता है वो इंटीरियर हॉर्न लीजन होती है उसमें। अच्छा, जो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम होता है उसके अंदर हाफ स्पाइनल कॉर्ड की लीजन होती है, किसी भी एक स्पाइनल कॉर्ड की लीजन हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, इंटरनेशनल न्यूरॉन्स या इसको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये अगेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटी। जब आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर ये न्यूरॉन जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं और मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, ये मोटर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन आप रेनशॉ सेल्स कहाँ पर होते हैं? अगेन ये भी एंटीरियर हॉर्न्स में होते हैं, इसका चार्ली ऑप्शन चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपकी लैटरल इनहिबिशन करा रहे होते हैं। जैसे हमने पहले बोला, लैटरल इनहिबिशन क्या करता है, आपके सिग्नल को जाया नहीं होने देता, आपके सिग्नल को शार्प बनाने में आपको हेल्प कर रहा होता है कि आपका सिग्नल, जैसा भी सिग्नल आ रहा है वो लैटरली मूव ना कर जाए, बल्कि जहाँ पे हम डिजायर्ड है हमारी डायरेक्शन वहीं पर जाए, फोकस्ड और शार्प सिग्नल जाए, लैटरल इनहिबिशन करा देता है। ठीक है, तो वो कौन से सेल्स करा रहे होते हैं? रेनशॉ सेल्स कराते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन में उसने बोला है कि बेल मेजेंडी लॉ क्या स्टेट करता है, इसकी क्या स्टेटमेंट है? तो उसने बोला कि इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मोटर है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सेंसरी। तो बेल मेजेंडी लॉ में क्या होता है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही स्टेटमेंट आती हैं उसके अंदर, कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंटर, आपको पता है ना, ग्रे मैटर होता है, साइड पे व्हाइट मैटर होता है, तो जो सेंट्रल ग्रे मैटर है उसमें दो हॉर्न्स होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, और जो आपके लंबर और थोरैसिक स्पाइनल होते हैं उसके अंदर लैटरल भी होता है, लेकिन जनरली इंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं। तो जो इंटीरियर हॉर्न है दैट इज मोटर एंड जो पोस्टीरियर हॉर्न दैट इज सेंसरी। तो बोथ दीज जो स्टेटमेंट है दैट आर इंक्लूडेड इन बेल-मेजेंडी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जो मसल स्पिंडल्स और जीटीओज हैं बोथ आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, इनकी लोकेशंस आपने बतानी है कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। आपके मसल स्पिंडल कहाँ पर होते हैं? मसल बेली के अंदर। और जीटीओस क्योंकि उनके नाम में है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, तो वो आपके टेंडन्स के अंदर होते हैं, जो मसल्स के साइड पे टेंडन्स हैं जिनके थ्रू वो अटैच होते हैं बोन से, तो दैट आर रिलेटेड टू दैट, अटैच वहां पर होते हैं। ठीक है, वहां से सिग्नल जो है वो रिसीव करते हैं, वहीं पे सिग्नल जो है लेकर आते हैं वापस। तो इसमें कौन सी ऑप्शन बनती है? जीटीओस आर प्रोप्रियोसेप्टर्स लोकेटेड इन टेंडन्स, चार्ली ऑप्शन। अच्छा, which of the following is not clinical symptom of lower motor neuron lesion?
अच्छा, किसी को आइडिया है अपर मोटर न्यूरॉन रीजन क्या होती है, लो मोटर न्यूरॉन रीजन क्या होती है? कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहे? आप में से एक बच्ची है, क्या नाम है उसका? मुनीजा, आई गेस, मुनज्जा। आपके टेस्ट अच्छे होते हैं, आप बताओ। अच्छा, आप ही को लग रहा था कि आज के एमसीक्यूज कैसे बनाए में? अच्छा जी, मुझे तो लगा था मैंने आज इजी टेस्ट बनाया हुआ है। अच्छा खैर, हम देखते हैं कि अपर मोटर और डोर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, आप सबको आवाज आ रही है वैसे? यस। जी चलो ठीक है। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के ना अलग अलग फीचर्स होते हैं। जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो वहां पे आपके मसल्स इफेक्टेड, कोई एक मसल भी इफेक्टेड हो सकता है, ग्रुप ऑफ मसल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात हम करते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो जनरल एक टर्म है कि आपके जो सारे फंक्शंस है ना वो स्लो डाउन करना शुरू हो जाएंगे, आपकी मसल टोन डिक्रीज कर जाएगी, मसल एट्रोफी हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होंगे। अगर हम इसकी बरक्स बात करें अपर मोटर न्यूरॉन रीजन की, तो वहां पे एग्जैजरेशन ज्यादा है। जैसे मसल टोन इंक्रीज कर रहा है, मसल ग्रुप्स में ही अफेक्टेड होंगे, यानी कोई एक मसल फाइबर इफेक्ट नहीं हो सकता, मसल को एक पूरे का पूरा ग्रुप ही अफेक्टेड होगा। मसल की एट्रोफी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस है, ठीक है। और यहाँ पे जितने रिफ्लेक्सेस है ना वो एग्जैजरेटेड हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी हुई थी उसमें क्या है कि इंक्रीज मसल टोन, तो अल्फा इज नॉट अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ लो मोटर, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का सिम्टम है, ठीक है। बाकी जो फ्लैसिडिटी है या इंडिविजुअल मसल में भी अफेक्टेड, टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, तो ये तीनों जो नीचे वाले बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शंस हैं, दैट आर क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ लोअर मोटर, लेकिन पहला जो है दैट इज अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इज ब्रॉडमैन एरिया और ब्रोकर्स एरिया। क्या ब्रॉडमैन नंबर कौन सा है ब्रोकर्स एरिया का? तो ब्रोकर्स एरिया का ब्रॉडमैन नंबर होता है 44-45। आपके वही मैंने आपको बताया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, और फॉर सेक ऑफ इजीनेस हमने क्या किया है, ब्रॉडमैन नंबर उसको असाइन किए हुए हैं ताकि हमें पता चले जब हम नंबर बोल रहे हैं तो कौन से रीजन की बात हो रही है। इसमें ब्रोकर्स एरिया होता है जो कि आपकी वर्ड फॉर्मेशन एरिया हम इसको बोलते हैं, इसका ब्रॉडमैन नंबर होता है 44-45। अच्छा, 16 इज अ क्लिनिकल सिनेरियो। एक पेशेंट आपके पास आया है जो कि अपनी शर्ट बटन अप नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस बटन अप करने का मतलब क्या है कि वो अपने जो फिंगर्स है उससे एक स्किल्ड मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी डिस्टल पार्ट से जो वो मूवमेंट है, जो स्किल्ड मूवमेंट है जिसमें उसको बहुत सारी जो है कंट्रोल चाहिए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इससे अगर आप अपना ट्रैक्स का, डिसेंडिंग ट्रैक्स का जरा आप अपना नॉलेज यूज करके बताएं कि कौन से ट्रैक में जो है वो प्रॉब्लम है, तो आपके लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो होता है दैट इज रिलेटेड टू आपकी स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, आपके डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स हैं, ठीक है। जो वेंट्रल और इंटीरियर है ना, ये बोथ एक ही चीज के नाम है। और ये कंसर्न किससे होते हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल ग्रुप्स। जो आपकी पोस्टरल मूवमेंट्स हैं, जो आपके पोस्टर मेंटेन करने में, जैसे एंटी ग्रेविटी मूवमेंट की, मसल्स की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। कॉर्टिको सेरिबेलर क्या करता है? आपके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप हम स्किल मूवमेंट की बात करें तो दैट इज लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज बिबिंकिस बिबिंस्की स्काई साइन, किसमें पॉजिटिव होता है? तो अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में ये प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि आपके अब जो पाँव है, आपका जो फुट है, उसके लैटरल साइड पर आप स्क्रैच करोगे तो नॉर्मली क्या होगा, आपका जो बिग टो है उसको प्लांटर फ्लेक्स करना चाहिए, ठीक है, अगर कोई लीजन नहीं है। लेकिन अगर कोई लीजन है आपके ट्रैक्ट के अंदर तो आप जो बिग टो है वो जो है वो डोर्सल साइड पे डोर्सी फ्लेक्शन करेगा, और इसको हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो कब होगा? जब वो उसकी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। अच्छा जी। जो रूब्रोस्पाइनल है वो कहाँ से उसके फाइबर्स कन्वे कर रहे होते हैं, नर्व इम्पल्सेस कहाँ से? रूब्रो देखो, रूबी रेड कलर की होती है, रेड कलर का न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस है। तो इसका आंसर इज, मतलब याद करने के लिए एक चीज है कि आप इस तरह से याद करो कि रेड न्यूक्लियस से जो है वो इम्पल्सेस कन्वे करता है रूब्रोस्पाइनल जो आपका ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा जी।
ये तो मैंने बल्कि किसी से सुना था। क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के? 12 पेयर्स। ठीक है। अब कोई एक बच्चा मुझे 12 के 12 नाम बताए सीक्वेंस में। अब वो बताइए, ये क्वेश्चन ना बहुत दफा आता है। हाँ जी, जी जी बोलो। Optic, oculomotor, occipital, temporal, trigeminal, trochlear, facial, auditory, accessory, glossopharyngeal, hypoglossal और vagus nerve। थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी है, लेकिन अच्छी बात है आपने सुनाया। कोई और बच्चा सुनाए जल्दी से। Olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, hypoglossal, accessory nerve और hypoglossal। वेरी गुड आयशा, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही सीक्वेंस सुनाया। अब इसके अंदर ना सारी नर्व्स मोटर नहीं होती, सारी नर्व सेंसरी नहीं होती, सारी नर्व फिक्स नहीं होती, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स्ड है, कुछ सेंसरी है। ठीक है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने पहले बोला है ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर मोटर होती है। फिर बोला है वेस्टिबुलोकॉक्युलर, वो सेंसरी होती है, प्योरली सेंसरी होती है। जो ग्लोसोफेरिंजियल है वो मिक्स्ड है। इसके अलावा ऑक्लोमोटर है, वो भी मोटर होती है। ठीक है। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी याद करनी, कौन सी प्योरली मोटर है, कौन सी प्योरली सेंसरी है, और कौन सी मिक्स्ड है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग is involved in मतलब learn to correct motor errors, that is Purkinje cells। अब आपको पता है कि सेरिबेलम है, सेरिबेलम के जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है वो वर्मिस है, उसके साइड पे इंटरमीडिएट जोन है और फिर लैटरल जोन है। अब इसके आउटर कवरिंग है, कवरिंग के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर जैसे मोसी फाइबर्स आते हैं, क्लैमिंग फाइबर्स आते हैं, Purkinje सेल्स आते हैं। हर चीज का अपना फंक्शन है। अगर आप कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करते हो और वो आपने पहली दफा फॉर एग्जांपल गलत कर दिया, ठीक है, जैसे आप कोई एक्सरसाइज सीख रहे हो, तो आप पहली दफा अगर गलत करोगे तो आपके Purkinje सेल्स उसको याद कर लेंगे कि ये वाली मोटर एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी लेकिन इसका रिजल्ट गलत हो गया था, तो अब हमें उसको मॉडिफाई करना है और उसको ठीक करना है। तो जो आपके मोटर एरर्स होते हैं उसको ठीक, उसको करेक्ट करके लर्न कौन कर रहा होता है? आपके Purkinje सेल। ठीक है। ये सेरिबेलम की लेयर्स में आते हैं, जो उसके आउटर कवरिंग है, उसकी जो लेयर्स बनती हैं उस पर Purkinje सेल्स होते हैं, और वो आपको लर्न करा रहे होते हैं, आपकी करेक्ट कर रहे होते हैं आपकी मोटर एरर्स। ठीक है। जो भी मोटर एक्टिविटी के अंदर एरर्स होते हैं उनकी करेक्शन और उसकी लर्निंग कहाँ पे? Purkinje सेल्स में। अच्छा जी। अब नेक्स्ट वही सेरिबेलम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी चीज है एब्नॉर्मेलिटी ऑफ सेरिबेलम में क्या क्या इंक्लूडेड है? डिसमेट्रिया और एटेक्सिया दोनों ही है। इसमें क्या होता है कि बैलेंसिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना हैंड जो है वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में मूव कर रही हूँ, मेरे हाथ के आगे किसी ने हाथ रखा हुआ है और उसने एकदम से अगर हाथ उठाया है, वहां से हिला दिया है, तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं मूव करेगा अगर मेरा नॉर्मल कंडीशन है, मेरे सेरेबेलम में कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अपने हाथ को कब स्टॉप करना है। तो ये डिसमेट्रिया है। और एटेक्सिया क्या है कि जो मेरी मोटर एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है। मैं अगर चल रही हूँ तो मैं ठीक से नॉर्मल तरीके से सीधी लाइन में नहीं चल सकती। इस तरह सेकंड में क्या है? पास्ट पॉइंटिंग। पास्ट पॉइंटिंग क्या है कि अगर मैंने पेशेंट को बोला है कि आप अपने फिंगर पहले मेरे फिंगर को टच करो, फिर अपनी नोज को टच करो और दोबारा मेरे फिंगर पे टच करो, तो क्या होगा कि वो या तो मेरी फिंगर पे टच नहीं कर सकेगा, वो साइड्स पे कभी ऊपर कभी साइड पे, लेकिन जहां पर उसका टारगेट है वहां पे टच नहीं कर सकेगा। या वो क्या करेगा, जब अपनी नोज की तरफ लेकर आ रहा होगा तो वो अपनी नोज पे टच नहीं कर सकेगा, बिल्कुल साइड पे ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन जहां पर उसका टारगेट है ना वहां पर टच नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके सेरिबेलम में लीजन होगी, उसकी मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी। थर्ड ऑप्शन में बोला है डिस्टायडोकोकाइनेसिया। इसमें क्या होता है कि अगर मैं उसको बोलूँ रैपिड मूवमेंट करो, जैसे अपना आर्म रैपिड सुपिनेशन प्रोनेशन इसमें लेकर जाओ, तो वो इसको भी मेंटेन नहीं कर सकता। वो बहुत टाइम लगाएगा सुपिनेशन में जाने में, फिर सोचेगा, फिर प्रोनेशन करेगा, तो ये मूवमेंट भी खराब होती है जब आपके सेरेबेलम में कोई लीजन है। दिस आर्थरिया में क्या है कि इसमें आप ठीक से बोल नहीं सकते। आप जब बोलोगे तो कुछ सिलेबल्स को आप बहुत ऊंचा बोल दोगे, कुछ को बहुत नीचा बोल दोगे, आपकी वर्ड फॉर्मेशन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हुई है, सेरिबेलम का जो काम है वो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसल गैंग्लिया? कौन सा इसमें से बेसल गैंग्लिया नहीं है? बताएं जी। डोर्सोवेंट्रल न्यूक्लियस।
हाँ जी, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे बेसल गैंग्लियन होते हैं। इसमें एक चीज़ है कि जो लेंटिफॉर्म है और स्ट्राइएटम है, इसमें 2 न्यूक्लियसेस को इकट्ठा करके बताया हुआ है, ठीक है? अब वो कौन-कौन से हैं? लेंटिफॉर्म में कौन-कौन से न्यूक्लियसेस आते हैं? पुटामिन और ग्लोबस पैलिडिस, दोनों न्यूक्लियसेस को मैं कंबाइनली लेंटिफॉर्म भी बोल सकती हूँ और स्ट्राइएटम के अंदर लेंटिफॉर्म और क्वाड्रेट न्यूक्लियस दोनों को इकट्ठे करके भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? तो बेसिकली कौन-कौन से होते हैं? क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, पुटामिन है, ग्लोबस पैलिडिस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। जो डोर्सोवेंट्रल है वो तो थैलेमस का न्यूक्लियस है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेसल गैंग्लिया, तो डेल्टा ऑप्शन। अच्छा, फेस्टिनेशन पार्किंसन। हाँ जी, पार्किंसन डिजीज। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब हम अगर नॉर्मल इंसान चल रहा है ना, तो वो क्या करेगा, उसके आर्म में एक स्विंगिंग सी प्रोड्यूस हुई होगी, हाथ आगे पीछे जा रहा है, जैसे मार्चिंग में तो खैर बहुत ज़्यादा आगे हम लेके जाते हैं इंटेंशनली, लेकिन नॉर्मली थोड़े से आर्म स्विंगिंग होती है। हमारी जो मूवमेंट है वो बैलेंस होती है, अगर हम चलते हुए टर्न लें तब भी हम बैलेंस टर्न लेंगे, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन जब फेसिनेशन गेट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या होगा कि जो आपकी आर्म की स्विंगिंग है ना वो भी कम हो जाएगी। आप अगर बैलेंस नहीं होगा आपकी मूवमेंट के अंदर, अगर आप चलते-चलते मोड़ लोगे, टर्न लोगे, उसमें भी बैलेंस नहीं होगा, गिर सकता है पेशेंट। इस तरह पेशेंट क्योंकि उसका बैलेंस लॉस हुआ हुआ है, उसकी वो क्या करेगा कि छोटे-छोटे स्टेप्स लेगा, हमारी तरह नॉर्मल स्टेप्स नहीं ले सकता वो, ठीक है? तो ये 3 फीचर्स हैं जो कि फेसिनेशन गेट में आते हैं। अच्छा जी, मोटर एफेसिया। एफेसिया बेसिकली आपकी स्पीच की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो मोटर एफेसिया में क्या आता है? देखो, आपकी जो स्पीच है ना, वो 2 पाथवे से हो सकती है। एक तो ये है कि मतलब 2 सेंसरी भी हो सकती है। सेंसरी में क्या है कि आप पढ़ा हुआ लिखी जो तो अगर आपको कोई बोले कि ये पढ़ के ज़रा मुझे बोल के सुनाएँ कि क्या लिखा हुआ है, तो आप जो है वो इम्पेयर्ड है, आप उसको पढ़ ही नहीं सकोगे, तो क्या बोलोगे, ठीक है? तो ये सेंसरी लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने सुन के रिपीट करना है। तो आपकी सेंसेशन अगर लॉस्ट है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। तो ये जब लॉस होता है ना, ये आपका आपके सेंसरी एरियाज़ काम नहीं कर रहे, उसमें कोई इम्पेयरमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोटर, दिखाई भी दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, आपको समझ भी आ रही है, लेकिन आपको बोलना नहीं आ रहा। आपका मोटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो अगर हम बात करें मोटर पार्ट की, तो दैट इज ब्रोकाज एरिया। से रिलेटेड चीज़ है। एमनीसिया में क्या होता है कि आपको चीज़ें मतलब आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ होती है कि आप न्यू मेमोरी नहीं बना सकते, एक चीज़ होती है जो आपको पहले में जो बहुत पुरानी चीज़ है, आप उसको दोबारा याद नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपके रीजन पे डिपेंड करता है। अब एंटोइड का मतलब होता है कि आप न्यू लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो गया है। अब आप जो मर्ज़ी कर लो, जो आपकी पिछली चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी, लेकिन अगर आपको हो कि मैं अब सपोज़ आज लीजन हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे, तो क्या होगा, आज के बाद वो जो भी दिन गुज़ारेगा उसको याद रहेगा कि यहाँ पे क्या-क्या हुआ था, कौन-सा इवेंट था। दैट इज़ स्लीप। डेथ में तो हम बिल्कुल ही नहीं उठा सकते, कोमा में भी हम स्टिमुलस देके नहीं उठा सकते, अनकॉन्शियसनेस स्टेट है तो उसमें भी सेंसरी स्टिमुलस देके हम उसको अराउज़ नहीं। बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय व्हिच स्ट्रक्चर?
ये भी इजी क्वेश्चन है। आपका हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू दैट। आपका हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को वाटर बैलेंस कर रहा होता है, आपके हार्मोनल कंट्रोल कर रहा है, आपके फीडबैक मैकेनिज्म, जीआईटी के फंक्शंस भी हैं, कुछ बिहेवियरल फंक्शंस, ये सब कुछ आपका हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये भी 28 क्वेश्चन जो है दैट इज यूरिनेशन, पैलोसिरेशन, सेलिब्रेशन, डिफिकेशन, ये सारे फंक्शंस हैं लिम्बिक सिस्टम के। ठीक है, बाकी हर पार्ट का अलग फंक्शन है, वो आप लोगों ने याद किया हुआ है। जो लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस हैं वो ये सब हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्लीप। जो आपकी स्लीप होती है उसके अंदर दो फेजेस हैं, एक स्लो वेव स्लीप है, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है। एक में आपको ड्रीम्स नहीं आते, और जो आपके ड्रीम्स हैं वो सिर्फ एक ही स्लो वेव स्लीप। Slow जी wave sleep. जी, जो आपको ड्रीम स्लो वेव स्लीप में नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, जो आपको ड्रोने ख्वाब आते हैं, जो आपके नाइटमेयर्स होते हैं, वो स्लो वेव स्लीप में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी नॉर्मल ख्वाब हैं वो सारे आपको आएंगे रैपिड आई मूवमेंट में। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इजी पीजी। हाइड्रोसेफेलस क्या है भाई? ये एक क्रेनियल वोल्ट है, उसके अंदर कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होगा? ब्लॉकेज होगा। तो जब सबएरेक्नॉइड स्पेस के अंदर सीएसएफ जाएगा तो वहां पे प्रेशर जो है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन अगर कम्युनिकेटिंग की बात करें तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन फिर भी जब सबएरेक्नॉइड के पास जो फ्लूइड है जा रहा है, वहां पे प्रेशर तभी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज ही है। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ही बोलते हैं हम हाइड्रोसेफेलस। चार्ली ऑप्शन में रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और डेल्टा ऑप्शन में उसने बोला है जी एनोमली ऑफ सीएसएफ है, इंक्रीज हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर। तो मुझे तो लग रहा था कि आज का टेस्ट मैंने बहुत इजी बनाया है। अगर किसी बच्चे ने कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। नहीं पूछा तो मुझे बता दें, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। मेरे ख्याल से चलो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। अगर फिर भी अगर किसी को बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो, बच्चा पूछ ले मुझसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।